एपिसोड नंबर 50वां है। लगातार 49 एपिसोड आप पढ़ चुके हैं। आज इस 50वें एपिसोड में मैं सर्वभूषण संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि आप 49 एपिसोड पढ़ चुके हैं, वो भी नॉट आउट, आगे भी हम लोग चल रहे हैं। प्रतियोगी संस्कृतम के इस 50वें एपिसोड को कुछ खास बनाने के लिए हम लोग इस एपिसोड में संस्कृत कवयित्रियों की बात करेंगे। कवयित्री माने संस्कृत की स्त्री लेखिकाएं जिन्होंने कुछ लिखा पढ़ा है। प्राचीन से प्राचीन संस्कृत में बहुत सारी विदुषियाँ हुई, बहुत सारे विद्वान लेखकों के बारे में तो आप जानते ही हैं, पर 50वां एपिसोड को कुछ खास, कुछ वीआईपी, कुछ यूनिक बनाने के लिए हम लोग संस्कृत कवयित्रियों का यह एपिसोड बनाया है। प्रतियोगी संस्कृतम की दृष्टि से स्त्री कवयित्रियों की चर्चा कभी कभी होती है आपकी परीक्षाओं में, और नहीं भी हो तो भी हमें ये जानना चाहिए क्या स्त्रियों का क्या रोल रहा है हमारे खासकर संस्कृत वाङ्मय में। तो आप देखें, संस्कृत कवियत्री में विज्जिका का नाम सुनेंगे। कुछ स्फुट पद यहाँ वहाँ उद्धरण में मिलते हैं। इनका समय 710 से 850 ईस्वी के आसपास, बोलें तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आप कह सकते हैं ना। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से देखिए 8वीं इत्यादि का, कहीं कहीं 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मिलता है और कहीं कहीं ईस्वी सन में 710 से 850 ईस्वी की सारा काल अनुमानित है। तो 2-3 किताबों को पढ़ने के बाद कुछ लोग 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बोल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई 710 से 850 के आसपास। कुछ श्लोक पद यहाँ वहाँ उद्धरण के रूप में इनके मिलते हैं विज्जिका के। तो विज्जिका नाम की एक संस्कृत कवयित्री संस्कृत में हुई, यह क्लियर हुआ। और गंगा देवी ये भी संस्कृत कवयित्री हैं जिन्होंने मधुरा विजयम और वीर कंपराय चरितम लिखा। 14वीं शताब्दी को उत्तरार्ध या 16वीं शताब्दी के मध्य में, 14वीं से 16वीं के बीच में इनका समय काल माना जाता है। गंगा देवी मधुरा विजयम पूछा जाता है बहुत, मथुरा नहीं मधुरा, मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री हैं जो संस्कृत जगत में पूछता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन संस्कृत कवियत्री हैं, तो विज्जिका हैं, गंगा देवी हैं, मधुरा विजयम उनका ग्रंथ है, और तीसरे नंबर पर आइए अवंती सुंदरी। आपने एक नाम पढ़ा होगा कवि राजशेखर का, तो ये राजशेखर की पत्नी, राजशेखर की पत्नी है। और एक हमारे यहाँ राजशेखर है, उनका ब्याह नहीं हुआ तो उनकी पत्नी नहीं है, पर हाँ अवंती सुंदरी राजशेखर की पत्नी हैं जो देशी शब्दकोश नामक ग्रंथ लिखी हैं। 10वीं शताब्दी का इनका काल माना जाता है, क्योंकि जो राजशेखर का काल होगा वही इनकी पत्नी का काल माना जाएगा। तो अवंती सुंदरी राजशेखर, कवि राजशेखर जो काव्य मीमांसा लिखे हैं उनकी पत्नी है अवंती सुंदरी। देशी शब्दकोश उनका ग्रंथ है, 10वीं शताब्दी का समय है। चौथी कवित्री हैं तिरुमलांबा, जो एक राजा हुए अच्युत राय, राजा अच्युत राय की ये रानी है, पत्नी हैं। तो राजा की रानियां भी बड़ी विदुषी हुआ करती थीं। तो आप देखिए रानी तिरुमलांबा ने लिखा है वरदंबिका परिणय चंपू। वरदंबिका परिणय चंपू कभी कभी पूछ लेता किसका इसके लेखक कौन है, तो लेखिका है ये तिरुमलांबा जो राजा अच्युत राय की पत्नी है, रानी है। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वरदंबिका परिणय चंपू लिखा गया तिरुमलांबा के द्वारा। तिरुमलांबा राजा अच्युत राय की रानी है, महारानी है, पत्नी है। तो तिरुमलांबा का ग्रंथ पढ़ा आपने, वरदंबिका परिणय चंपू। आगे बढ़ेंगे तो राम भद्रांबा ये कवित्री हैं, संस्कृत की कवित्री हैं राम भद्रांबा। इनका ग्रंथ है रघुनाथाभ्युदय, और कालक्रम में आए तो 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। राम भद्रांबा रघुनाथाभ्युदय लिखती हैं 17वीं शताब्दी में। देखिए कितनी विदुषी थी संस्कृत में। आपने बाण का, कालिदास का, हर्षवर्धन का, भवभूति का, भारवी का, भट्टनारायण का नाम सुना है, लेकिन इस प्रकार कवित्रियों का नाम शायद आप नहीं सुने हो। तो राम भद्रांबा, पंडिता क्षमा राव का नाम आपने यूजीसी के पाठ्यक्रम में ये हैं, पंडिता क्षमा राव। कथा मुक्तावली इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, 1890 से 1954 ये इनका कालक्रम है। 1890 से 1954 के बीच में कथा मुक्तावली के और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं इनके, लेकिन अभी तो हम केवल स्त्री पात्र जो हैं, जो संस्कृत की कवयित्रियाँ हैं, कवि नहीं कवियित्रियाँ, उन पर चर्चा करें तो 6वें नंबर पर नाम याद रखिएगा क्षमा राव का। 7वें पे आइए पुष्पा दीक्षित, अभी जीवित हैं, बहुत काम व्याकरण शास्त्र में करी हैं, माता जी के नाम से विख्यात हैं। अष्टाध्यायी सहजबोध इनका व्याकरण का बहुत ही सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, कई पाठ हैं इसके। ये 21वीं शताब्दी अभी भी माता जी के द्वारा संस्कृत की महती सेवा हो रही है, खासकर व्याकरण जगत में पाणिनि शोध संस्थान करके आपका
छत्तीसगढ़ में बहुत संस्कृत की सेवा आपके द्वारा हो रही है। तो ये भी नाम आप जानते रहें। बहुत सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी 21वीं शताब्दी में भी सक्रिय हैं संस्कृत जगत में कवित्रियाँ, कवि और बहुत सारे ग्रंथ भी आपने लिखा है। मैं एक ही ग्रंथ यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ, खासकर व्याकरण जगत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो राम भद्रांबा, पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षिता, और आगे आ जाइए। कवित्रियों में नाम है मधुरवाणी। ये राम कथा लिखी हैं 1590 ईस्वी में। तो मधुरवाणी ये किसका नाम है? कवित्री का। ऐसे सुभद्रा ये भी कवित्री हैं, विकट नितंबा ये भी कवित्री हैं। कुछ स्फुट पद्य मिलते हैं। स्फुट पद्य माने यहाँ वहाँ कहीं उद्धरण में इनके द्वारा, सुभद्रा के द्वारा लिखे हुए पद्य मिलते हैं। 10वीं शताब्दी के पूर्व इनका समय होना चाहिए सुभद्रा का। और विकट नितंबा के भी स्फुट पद्य यहाँ वहाँ बहुत सारे काव्य शास्त्रों में लोग उदाहरण देने में कभी दोष के, कभी गुण के, कभी काव्य के उदाहरण में विकट नितंबा के कुछ पद्य मिलते हैं, सुभद्रा के कुछ पद्य मिलते हैं जो लोग उदाहरण देते हैं, जैसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में विशेष रूप से। तो सुभद्रा, विकट नितंबा, मधुरवाणी ये सब स्त्री कवित्रियां हैं संस्कृत जगत की। अब आइए एक नाम शीला भट्टारिका का। शीला दीक्षित दिल्ली वाली नहीं, शीला भट्टारिका संस्कृत की बहुत बड़ी कवित्री हैं। स्फुट पद्य, कुछ स्फुट पद्य मतलब ये ग्रंथ नहीं है। स्फुट पद्य माने यहाँ वहाँ 2, 4, 6, 8, 10 पद्य कहीं कहीं उद्धरण के रूप में मिलते हैं। 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका यह समय है। देव कुमारिका अगली संस्कृत कवित्री। कुछ स्फुट पद्य और वैद्यनाथ प्रसाद प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रासाद प्रशस्ति ये देव कुमारिका का ग्रंथ है। कुछ पद्य भी यहाँ वहाँ मिलते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 18वीं के पूर्वार्ध के बीच में इनका समय माना जाता है। तो 11वें नंबर पर आपने पढ़ा शीला भट्टारिका को, 12वें नंबर पर देव कुमारिका को। अब 13वें नंबर पर है प्रेमवदा। ये शकुंतला की सखी नहीं, ये प्रेमवदा नाम की एक संस्कृत कवित्री हुई जिन्होंने श्याम रहस्य लिखा। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका समय है। 14वें नंबर पर त्रिवेणी। ये त्रिवेणी पुरुष नहीं स्त्री हैं। त्रिवेणी नाम की स्त्री कवित्री हुई जो लक्ष्मी सहस्र, सुख संदेश, भृंग संदेश, रंगनाथ सहस्त्रम 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। और त्रिवेणी के द्वारा लिखे गए लक्ष्मी सहस्र, सुख संदेश, भृंग संदेश, रंगनाथ सहस्त्र इत्यादि ये सारे ग्रंथ हैं। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी संस्कृत कवित्रियाँ भी, बहुत संस्कृत जगत में काम इनका हुआ है, बड़ा नाम है। अन्य स्त्री लेखिकाओं में देखिए, अन्य स्त्री लेखिकाएँ जैसे राजम्मा, सुंदरावली, ज्ञान सुंदरी, फल्गु हस्तिनी, मोरिका, इंदुलेखा, मारुला ये संस्कृत कवित्रियों के नाम हैं। बार बार बता दूं, राजम्मा, सुंदरावली, ज्ञान सुंदरी, फल्गु हस्तिनी, मोरिका, इंदुलेखा, मारुला ये वो नाम हैं जो संस्कृत जगत में जिनकी रचनाएं मिलती हैं आपको। ठीक है, तो फिर से एक बार जल्दी जल्दी दोहरा लीजिए। नाम तो कम से कम याद रखिए। विज्जिका, क्या नाम है? विज्जिका, गंगा देवी, अवंती सुंदरी जो राजशेखर की पत्नी है, तिरुमलांबा जो राजा अच्युत राय की रानी है, 5वें में आई राम भद्रांबा, 6वें में पंडिता क्षमा राव, 7वें में है पुष्पा दीक्षिता और 8वें में है मधुरवाणी, 9वें में सुभद्रा, 10वें में विकट नितंबा, 11वें नंबर पर शीला भट्टारिका, 12वें में देव कुमारिका, 13वें में प्रेमवदा, 14वें में त्रिवेणी और 15वें में अन्य बहुत सारी हैं। तो आप एक क्रम से एक बार देख लें। राजम्मा, सुंदरावली, ज्ञान सुंदरी, फल्गु हस्तिनी, मोरिका, इंदुलेखा, मारुला ये वो नाम हैं जो संस्कृत जगत में संस्कृत कवित्रियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं संस्कृत कवित्रियों के विषय में आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ था। आपने देखा इतनी संस्कृत कवित्रियों का नाम आपने सुने होंगे। शायद आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छाई का चिन्ह बताइएगा लाइक करके वीडियो को। और यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सारी दुनिया जान पाए कि संस्कृत के दीवाने, संस्कृत को प्यार करने वाले कितने लोग हैं। तो लाइव कक्षाएँ आपको पर डे मिलती हैं सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। सुबह पिता के साथ, शाम को पत्नी के साथ, लेकिन देखना मत भूलें 8 बजे आपको जरूर ये लिखना चाहिए, देखना चाहिए। एक पाठ सुबह 8 शाम 8, एक संस्कृत का पाठ जरूर मिलेगा। एक सुबह 8, एक शाम को 8, रोज मिलेगा नया पाठ। साहब भैया, रोज मिलेगा नया पाठ। एक सुबह 8, एक शाम 8, एक सुबह 8, एक शाम 8, रोज मिलेगा नया पाठ। एक सुबह 8, एक शाम 8। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आपको ये सुबह शाम का 8 बजे याद रहेगा। सुबह जब आप जगते हैं तो कितना भी लेट जगें 8 बजे तो जग ही जाते हो। और शाम को 8 बजे के पहले सोएंगे नहीं, इसलिए शाम को भी कलेवा उलेवा रात का भोजन करके, डिनर करके ना, कहा डिनर बोलते हैं, लंच बोलते हैं,
अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह दोपहर वाले को लंच बोलते हैं। हमारे अंग्रेज विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाइयों, आप डिनर के समय 8 बजे वीडियो देख करके सोया करिए, अच्छे सपने आएंगे। संस्कृत पढ़ के सोएंगे, संस्कृत पढ़ के जगेंगे, संस्कृत पढ़ के, संस्कृत से दिन की शुरुआत होगी, संस्कृत से रात की शुरुआत होगी, आप अच्छा करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये 50वां एपिसोड था, प्रतियोगी संस्कृतम नाम का जो एपिसोड चल रहा था हम लोगों का, आज 50वां एपिसोड था। संस्कृत की कवित्रियों के बारे में हम लोगों ने जाना। कल 51वें एपिसोड को आपको प्रतीक्षा होनी चाहिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।